ट्वेल्थ क्लास में हम लोग जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर वेक्टर है। हिंदी में इसे सदिश कहा जाता है। वेक्टर चैप्टर के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का हिंदी में विभाजन सूत्र कहा जाता है। एक्चुअल में ये सेक्शन फार्मूला जो है आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। 10th क्लास में जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये सेक्शन फार्मूले का जिक्र सबसे पहली बार होता है। 10th क्लास में जो हमने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है, इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो x1 y1 है। यहाँ पर एक और पॉइंट ले लिया गया, इस पॉइंट को हमने b नाम दे दिया और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। अब अगर मैं इन दोनों लाइन को, दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक लाइन बना दूं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर मैंने एक लाइन बना दिया और लाइन के ऊपर हमने यहां पर एक पॉइंट सी लिया। ये पॉइंट सी जो है इस लाइन AB को m/n में डिवाइड कर रहा है। Point C is dividing the line segment joining A and B in ratio m/n। बिंदु C बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n में विभाजित कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो विभाजन सूत्र से, सेक्शन फॉर्मूले से हम इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स को निकालते थे, इस बिंदु C के निर्देशांक को हम निकालते थे। मान लीजिए पॉइंट C का कोऑर्डिनेट जो है H और K है। H जो है इसका X कोऑर्डिनेट है और K जो है इसका Y कोऑर्डिनेट है। H और K जो है बिंदु C के निर्देशांक हैं, जहाँ पर H जो है उसका X अक्ष का निर्देशांक है और K उसके Y अक्ष का निर्देशांक है। तब सेक्शन फॉर्मूले में 10th क्लास में जो हमने पढ़ा था, H की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, H जो है इसके X कोऑर्डिनेट की जगह है तो इसको निकालने के लिए दोनों जगहों से X लिया जाता था और ये रेशियो वाला जो दिया है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। मतलब mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और k निकालने के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। हम लोगों ने 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूले में इतना पढ़ा है। साथ ही 10th क्लास में हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि इस तरह के डिवीज़न को इंटरनल डिवीज़न कहा जाता है। इस तरह के विभाजन को आंतरिक विभाजन कहा जाता है। आंतरिक विभाजन का नाम सुनते ही मन में ये आता है कि अगर ये आंतरिक विभाजन है तो कोई बाह्य विभाजन भी होगा, अगर ये इंटरनल डिवीज़न है तो कोई एक्सटर्नल डिवीज़न भी होना चाहिए। बिल्कुल होता है। एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या होता है, यहाँ पर हमारा पॉइंट A है, यहाँ पर हमारा पॉइंट B है। एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या होता है, पॉइंट C जो रहता है वो इस लाइन AB के बाहर रहता है, यानी पॉइंट C जो है कहीं यहाँ पर बाहर में होगा। यहाँ पर पॉइंट C कहाँ पर था, AB वाले लाइन के ऊपर था और यहाँ पर C कहाँ है, AB लाइन के बाहर है। तब ये जो डिवीज़न होता है इसे हम एक्सटर्नल डिवीज़न, बाह्य विभाजन कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको मिला दूँ तब यहाँ पर हमने क्या कहा था, यहाँ पर हमने कहा था कि पॉइंट C जो है A और B को मिलाने वाली लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर भी बात वही है, यहाँ पर भी पॉइंट C जो है A और B को मिलाने वाली लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। लेकिन चूंकि ये एक्सटर्नल डिवीज़न है तो
यहाँ पर ए से लेकर सी तक ये वाला जो हिस्सा था ये एम वाला पार्ट था, तो यहाँ पर भी ए से लेकर सी तक ये हिस्सा एम वाला होगा और बी से लेकर सी तक हिस्सा एन वाला था, तो ये बी से लेकर सी तक जो हिस्सा है ये एन वाला हिस्सा है। एक्सटर्नल डिवीज़न में ये ऐसा दिखता है। और एक्सटर्नल डिवीज़न में जब हम एच और के निकालते हैं, एच और के क्या है, एच और के हमारा पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट था, तो यहाँ पर भी पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट एच और के ही है। ए का कोऑर्डिनेट x1 और y1 यहाँ पर भी रहेगा, b का कोऑर्डिनेट x2 और y2, तो यहाँ पर h का कोऑर्डिनेट होता था mx2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, और k का कोऑर्डिनेट होता था my2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। बस यही अंतर होता है एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीज़न में। इंटरनल डिवीज़न में आंतरिक विभाजन में फॉर्मूले में ऊपर और नीचे दोनों जगह प्लस रहता है, जबकि एक्सटर्नल डिवीज़न में ऊपर और नीचे फॉर्मूले में दोनों जगह माइनस रहेगा। ये तो बात हो गई डिवीज़न की। ये हमने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। हम तो अभी पढ़ रहे हैं वेक्टर चैप्टर, तो वेक्टर चैप्टर में अब इसी चीज़ को वेक्टर में कैसे बताया जाए। वेक्टर में इसको बताने के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले पोजीशन वेक्टर की। स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश, ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है आप लोग को पहले से पता है कि जब हम पहले बात को 2D में समझते हैं, इसको फिर 3D में कन्वर्ट कर देंगे। मान लीजिए हमारा x और y करके ये हमारा एक्सिस है। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर अगर हमने एक पॉइंट लिया तो इस पॉइंट का x का कोई ना कोई वैल्यू होगा और इसी पॉइंट का y का कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो इसे हम मान लीजिए x1 y1 कहे, इस पॉइंट का नाम हमने a दे दिया। यहाँ पर हमने एक दूसरा पॉइंट लिया B, इसका x2 और y2 दे दिया। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है, यहाँ पर जो हमारा ओरिजिन है, ये जो है हमारा मूल बिंदु है, तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट A का जो स्थिति है, इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु A की जो स्थिति होगी उसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब वेक्टर के रूप में अगर इसको देखा जाए तो वेक्टर के रूप में देखने के लिए हम यहाँ से इस A को ज्वाइन करेंगे और इसको वेक्टर के रूप में OA वेक्टर बता देंगे। O से लेकर B तक को जब आप ज्वाइन करेंगे, डायरेक्शन इसका ये होगा और इसे OB वेक्टर के रूप में बताएंगे। क्योंकि बात वेक्टर की हो रही है तो वेक्टर के रूप में इसे बताने के लिए अगर कहीं पर आपको बोला गया कि एक पॉइंट A है और उस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A है, पोजीशन वेक्टर मान लीजिए कि OA का वेक्टर A दिए हैं और OB का वेक्टर B दिए हैं, तो डायग्राम के रूप में क्या होगा, यहाँ पर हमारा ओरिजिन है O, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट A है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वेक्टर है ये हमारा वेक्टर A है और यहाँ पर एक पॉइंट हमारा B था, तो O से लेकर B तक ये जो है ये हमारा वेक्टर B है। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश का बेसिक सा मतलब ये है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का जो पोजीशन होता है वही उसको पोजीशन वेक्टर के रूप में बताया जाता है। इसके बारे में तो हमने बातें पहले भी की थी। बात हमको करना है मेनली सेक्शन फार्मूला के ऊपर।
सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर ए है। यहाँ पर एक पॉइंट बी लिया गया, इस पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर बी। ये बिंदु ए है, इस बिंदु ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए है और ये बिंदु बी का स्थिति सदिश वेक्टर बी है। अब इन दोनों को हमने जब मिलाया तो मिलाने पर एक लाइन बन गया। अब इस लाइन को एक तीसरा पॉइंट सी जो है वो m/n में डिवाइड कर रहा है, तो हमको इस पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। हमें इस बिंदु सी के स्थिति सदिश को निकालना है। अब ये पोजीशन वेक्टर है, कहने का मतलब कहीं ना कहीं पर यहाँ ओरिजिन होगा, मूल बिंदु कहीं ना कहीं होगा। मान लीजिए मूल बिंदु आपका यहाँ पर है, तो ये मूल बिंदु को हमने ओ से बताया, ओरिजिन को हमने ओ से बताया। चूँकि ये ए वेक्टर जो है इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ओरिजिन से जब आप यहाँ तक मिलाएंगे तो वेक्टर के रूप में ये वेक्टर जो है अपने आप में वेक्टर ए है। इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर इस बिंदु बी का स्थिति सदिश बी वेक्टर था। इसका अभिप्राय ये है कि इस मूल बिंदु से जब हमने इसको मिलाया तो ये वाला जो वेक्टर है ये अपने आप में बी वेक्टर है। अब हमें निकालना क्या है, हमें इस पॉइंट सी का स्थिति सदिश निकालना है, यानी इस पॉइंट सी का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर के लिए उसको ए से ज्वाइन करना होगा, सॉरी ओ से ज्वाइन करना होगा इस सी को। इस सी ओ से इस सी को जब हमने ज्वाइन किया, मान लीजिए कि ये पोजीशन वेक्टर इसका आर है, तो हमें जब हम निर्देशांक के रूप में कोऑर्डिनेट के रूप में बात कर रहे थे तो सी का भी हमने कोऑर्डिनेट निकाला था। जब हम निर्देशांक के रूप में बात कर रहे थे तो सी का निर्देशांक निकाला था। यहाँ पर हमने पोजीशन वेक्टर के रूप में बात किया तो सी का भी हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो मान लीजिए कि सी का पोजीशन वेक्टर आर है, यानी सी का स्थिति सदिश आर है, तब ये आर वेक्टर जो होता है और कुछ नहीं, जैसा फॉर्मूला आपने यहाँ पर देखा है वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर भी आएगा। फॉर्मूला आपने वहाँ पर क्या देखा था, फॉर्मूला देखा था कि m का मल्टीप्लाई उधर वाले के साथ हुआ था और n का मल्टीप्लाई इधर वाले के साथ हुआ था। सेम चीज़ आपका यहाँ पर m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n, यही है हमारा सेक्शन फार्मूला वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर सदिश के रूप में यही होता है हमारा विभाजन सूत्र। अब ये विभाजन सूत्र की सहायता से हम मिड पॉइंट फार्मूला भी निकालते हैं। इसी सेक्शन फार्मूले की सहायता से हमने मिड पॉइंट फार्मूला भी निकाला हुआ था, यानी दो पॉइंट्स के बीच का अगर हमें मिड वैल्यू चाहिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का अगर हमें मध्य बिंदु चाहिए तो उसको करने के लिए क्या करते थे, यहाँ पर 10th क्लास में हम मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, यहाँ के x और यहाँ के x को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट का x आता था। यहाँ के y और यहाँ के y को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट का y आ जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ वेक्टर के रूप में अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है A, इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर जो है वेक्टर A है, यहाँ पर एक पॉइंट है B, इस पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर B है, तो इन दोनों को मिलाने पर जो लाइन बना, इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा
इस मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। हमने पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर आर बोला था, तो आर की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2, यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका मिड पॉइंट निकलता है, मध्य बिंदु निकलेगा। जो हमने 10th क्लास में सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा था, सेम वही चीज़ है, बस फ़र्क इतना पड़ा है कि ये पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर के रूप में है। सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले में बस यही है, यही 2 फार्मूले हमें पढ़ने हैं। इसके बाद पैरेलल वेक्टर्स यानी समानांतर सदिश। नॉर्मली लाइंस के बारे में हमने पैरेलल देखा है कि 2 लाइंस पैरेलल होते हैं तो कैसा होता है। अब वेक्टर के रूप में क्या होता है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए की वैल्यू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है। एक दूसरा वेक्टर b है, इसकी वैल्यू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है। ये हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। अब अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया या ऐसा दिखाया कि ये वेक्टर ए जो है ये लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी है, या हमने ये बता दिया कि वेक्टर बी जो है लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए है, जहाँ पर ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा जो है अपने आप में एक कांस्टेंट है, ये लैम्डा जो है अपने आप में एक अचर है। तब यदि हमने ये दिखा दिया या ये दिखा दिया तो इससे ये पता चलेगा कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर हैं। होता क्या है, एक सदिश को किसी दूसरे सदिश के स्केलर प्रोडक्ट के रूप में अगर आपने बताया तो इसका मतलब कि ये दोनों वेक्टर आपस में समानांतर हैं, पैरेलल हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है 2i माइनस 3j प्लस 4k और एक दूसरा वेक्टर b जो है 4i माइनस 6j प्लस 8k है। ये हमारे पास 2 वेक्टर दिए हुए हैं। आप स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैंने वेक्टर b को लिखा तो b वेक्टर जो है हमारा 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप है। इसमें से 2 को कॉमन निकाला जा सकता है, 2 हमने कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बचा। लेकिन इसको आप ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा जो है और कुछ नहीं वेक्टर ए है आपका, तो इसे अगली लाइन में मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर b इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए लिख सकता हूँ। एक सदिश को, एक वेक्टर को मैंने दूसरे वेक्टर के प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के रूप में बताया। ये जो 2 है, ये 2 इस लैम्डा की जगह है।
हमने अभी भी बात किया था कि लैम्डा जो होता है अपने आप में कांस्टेंट होता है, एक अचर राशि होती है। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के रूप में बताने पर क्या होगा कि यहाँ से ये पता चलेगा कि ये वेक्टर बी जो है ये पैरेलल है वेक्टर ए के। आप वेक्टर के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए कि दो वेक्टर को पैरेलल कैसे बताते हैं। दो वेक्टर पैरेलल तभी होते हैं जब उनका डायरेक्शन सेम हो। वेक्टर में मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर होने से पैरेलल नहीं होता। पैरेलल बताने के लिए उन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। चूँकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ डायरेक्शन का। एक वेक्टर अगर आपका इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर यहाँ से अगर आपका इसी डायरेक्शन में है, तब हम दोनों को पैरेलल कहते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन सेम होना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट, इस पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट, यानी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम कोलिनियर वेक्टर संरेख सदिश में भी इस्तेमाल करते हैं। हमने कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में सुना है। क्या है कोलिनियर पॉइंट्स? एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर दो से अगर अधिक पॉइंट्स आ गए, एक ही स्ट्रेट लाइन पर अगर दो से अधिक पॉइंट्स आ जाते हैं, तब हम उन सभी पॉइंट्स को कोलिनियर संरेख बिंदु कहते थे। वेक्टर के रूप में कोलिनियर कैसे बताया जाता है, सदिश के रूप में संरेख सदिश कैसे बताते हैं, आप इसको समझिए। मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और यहाँ पर तीसरा पॉइंट सी है। इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है। इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है और इस पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी है। बिंदु ए का स्थिति सदिश ए है, बिंदु बी का स्थिति सदिश बी वेक्टर है और बिंदु सी का स्थिति सदिश सी वेक्टर है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स ए, बी और सी कोलिनियर हैं, संरेख हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए बी निकालते हैं, फिर हम वेक्टर बी सी निकालते हैं। वेक्टर ए बी कैसे निकाला जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमारा बी वेक्टर था और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमारा ए वेक्टर है, तो इसे हम लिखेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और यहाँ पर बी सी में पोजीशन वेक्टर ऑफ सी यानी सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये जो वैल्यू निकली है, ये वैल्यू ए बी वेक्टर की है और ये जो वैल्यू निकली है ये बी सी वेक्टर की है। इतना करने के बाद हमें यहाँ पर या तो ए बी वेक्टर को लैम्डा बी सी वेक्टर के रूप में बताना है
या बीसी वेक्टर को लैम्डा एबी वेक्टर के रूप में बताना है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ बताना है। कैसे? अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने देखा था कि एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने लिया था वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसमें से हमने 2 कॉमन निकाला था, तो ब्रैकेट में हमारा वेक्टर ए आ गया था। सेम वही सीन सिनारियो यहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पर ए बी वेक्टर जो आपका निकला है उसमें से आप कुछ कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो अपने आप बी सी वेक्टर के रूप में आएगा, या बी सी वेक्टर को लिखकर उसमें से कुछ भी कॉमन निकालेंगे तो जो ब्रैकेट में बचेगा वो अपने आप में ए बी वेक्टर रहेगा। जिस चीज़ को आप कॉमन निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, बात अलग है कि वो कांस्टेंट प्लस में हो सकता है, ये कांस्टेंट माइनस में भी हो सकता है, ये कांस्टेंट फ्रैक्शन में भी हो सकता है, भिन्न में भी रह सकता है। यानी कहीं से हम 1/2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने 2 कॉमन निकाला था, जरूरी नहीं है कि 2 ही कॉमन निकले। 1/3 या 5/2 ऐसे करके भी कॉमन निकल सकता है, माइनस में भी कॉमन निकल सकता है। बस बाहर में जो आना चाहिए वो अपने आप में कांस्टेंट रहना चाहिए, चाहे वो प्लस में रहे, माइनस में रहे, फ्रैक्शन में रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने ऐसा बता दिया तो ऐसा बताने से क्या समझ में आया? ऐसा बताने से यही समझ में आया कि ये ए बी वेक्टर जो है ये इस बी सी वेक्टर के पैरेलल है, समानांतर है। अभी अभी हमने पैरेलल वाले में कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था। तब ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर अगर पैरेलल हो गए तो इससे क्या होगा? ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। वेक्टर के रूप में पैरेलल कब होता है? जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर के पैरेलल हो गया, मतलब कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, लेकिन दोनों में पॉइंट बी जो है वो कॉमन है। दोनों में पॉइंट बी जो है वो कॉमन है। जब दोनों में पॉइंट बी कॉमन है तब ये कोलिनियर होता है। कैसे? जैसे समझिए, यहाँ से लेकर मैंने ये यहाँ तक एक वेक्टर लिया और इसका डायरेक्शन ये दिया। अब यहाँ से यहाँ तक के वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये है तो यहाँ से लेकर अगर मैं यहीं तक लूँ तो इसका भी डायरेक्शन यही होगा। यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक लूँ तो इसका डायरेक्शन वही होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक में भी वही डायरेक्शन और यहाँ से लेकर यहाँ तक में भी वही डायरेक्शन। तब यहाँ से लेकर यहाँ तक और वापस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों पैरेलल हो गए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था। लेकिन दोनों में ये वाला पॉइंट जो है वो कॉमन है। ये पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब यहाँ से चलकर जब आप यहाँ पहुँचे तो वापस आप यहाँ से शुरू करके तब आगे उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपका डायरेक्शन थोड़ा भी चेंज होता, जैसे यहाँ से आप यहाँ गए इस डायरेक्शन में और यहाँ से आप इधर चले गए, ये डायरेक्शन सेम नहीं है, सेम डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये वाला पॉइंट दोनों में अगर कॉमन है तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट और यहाँ का पॉइंट, ये तीनों कोलिनियर है, संरेख है। बस वेक्टर के रूप में कोलिनियरिटी हम ऐसे बताते हैं, यानी हमें दो को पैरेलल बताना रहता है और उसमें एक पॉइंट कॉमन बताना रहता है कि ये पॉइंट दोनों में कॉमन है। तब इससे ये पता चल जाएगा कि दोनों वेक्टर मतलब 3 पॉइंट्स जो हैं वो तीनों के तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। ये तो बात हो गई कोलिनियरिटी की, संरेख की। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है कोप्लेनर।
कोप्लेनर वेक्टर्स या समतलीय सदिश क्या होता है? मान लीजिए जैसे ये बोर्ड जो है, बोर्ड हमारे लिए एक प्लेन है। बोर्ड जो है वो हमारे लिए एक प्लेन है। हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आए हैं, जब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये देखिए एक ही बोर्ड पर आपको ये दोनों दिख गए, एक्स एक्सिस भी दिख गया, वाई एक्सिस भी दिख गया, लेकिन इसमें जेड एक्सिस आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसे बनाने के लिए जब जेड एक्सिस बनाया जाता है तो ऐसे बना देते हैं हम लोग, इसको हम लोग जेड एक्सिस बोल देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये जेड एक्सिस जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये बोर्ड पर ऐसे नहीं रहता है। जैसे आप इस चौक को देखिए, ये चौक को अगर मैं यहाँ चिपका दूँ इस तरह से, तो ये चौक जो है इस बोर्ड से आपको सीधे बाहर की तरफ दिखेगा। बोर्ड से अगर ये बाहर की तरफ दिख रहा है तब आपको एहसास होगा कि हाँ यहाँ पर ये जेड एक्सिस है। होता क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, ये जेड एक्सिस जो है वाई पर परपेंडिकुलर है, ये जेड जो है एक्स पर भी परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पर इसमें आपको परपेंडिकुलर नज़र नहीं आएगा। परपेंडिकुलर कब नज़र आएगा, जब इस चौक को मैं यहाँ पर अगर चिपका दूँ और ये बोलूँ कि ये हमारा जेड एक्सिस है, तब आपको दिखेगा कि हाँ ये अगर जेड एक्सिस है तो इस जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। ये जेड एक्सिस है तो इसके और इस वाई के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री बनता हुआ नज़र आएगा। तो होता क्या है, बोर्ड जो है हमारा एक 2D प्लेन है, 2 डायमेंशनल फिगर है, इसमें 3D का वो फीलिंग आपको नहीं समझ में आएगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे कोप्लेनर की। किसी भी प्लेन में, जैसे ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो हमारा एक प्लेन है, आप जिस कॉपी पर लिख रहे हैं वो कॉपी का पेज एक प्लेन है। कॉपी के पेज के कॉर्नर पर देखिएगा आपको 2 भाग दिखेगा, एक एक्स एक्सिस होगा तो एक हमारा वाई एक्सिस होगा। तो किसी भी प्लेन में, जैसे ये बोर्ड हमारे लिए एक प्लेन है, अब इसी बोर्ड पर मैं अगर 3 वेक्टर बता दूं, ये तीनों के तीनों वेक्टर जो है मैंने इसी बोर्ड पर बनाए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये तीनों के तीनों वेक्टर्स जो हैं कोप्लेनर हैं, समतलीय हैं। 2 से अधिक सदिश समतलीय कहलाएंगे। 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं अगर हमने उन, जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पर 3 वेक्टर्स लिए हैं। मान लीजिए कि ये वेक्टर जो है वो हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारा वेक्टर बी है और ये वेक्टर हमारा वेक्टर सी है। अब मुझे ये बताना है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, समतलीय हैं। तो क्या होता है,